नमस्ते। और आज हमारा थर्ड क्लास है और एमसीक्यू का। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रोसीजर जो 61 में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। अब गौर से मेरी बात सुनना, मैं यही डाउट क्लियर कर रही हूँ और ये क्वेश्चन जरूर आएगा इसलिए बता रही हूँ। फिर वापस आते हैं। देखो, दो शब्द हैं, इन दो शब्दों पे अच्छे से गौर रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये चीज कि भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा, ये चीज तो हमने यूएसए से ली है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आढ़ा की बुक को भी चेक कर सकते हैं, आरएस आढ़ा जी की बुक को। ठीक। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया जो कि किस में लिखी है भाई, 61 में लिखी है, जिसमें सारा का सारा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो कंफ्यूजन हो रहा है वो यही है। और अब देखना क्वेश्चन जरूर आएगा आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे ली गई है। जहां पर भी प्रक्रिया शब्द आ जाएगा ना, जिसमें वो पूरा का पूरा प्रोसीजर है 61 में, पहला ही ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? यूएस से मिलेगा। और ज्यादातर लोग क्या करके आएंगे, उसके साथ जाएंगे। प्रोसीजर जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाकर उसे क्या करना है? हटाना है। ये जो इतनी सी बात है ये यूएसए से ली। अब सुनना गौर से कि भाई जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इतना इतना अलग अलग काम क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हर स्टेट के अंदर अलग अलग प्रोसीजर था। तकरीबन 9 राज्यों में हर जगह अलग अलग प्रोसीजर था। तो उनको इतना तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग तो लाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर चूंकि अलग अलग था तो उन्होंने प्रोसीजर के लिए किसको फॉलो किया? आयरलैंड को फॉलो किया। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जो छोटे छोटे बारीक बारीक से आपके कंफ्यूजन है वो मैं दूर करती जाऊंगी। और यही चीजें अब आपको क्या देखने को मिलेगी? एग्जाम में दिखेगी, क्योंकि आरपीएससी फुल ऑन मूड में है मॉडिफिकेशन के। और यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा फंस सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, अगर रखना चाहते हो, हाथ से लिखना चाहते हो तो हाथ से लिखिए। ठीक। अब थोड़ी बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से जीके की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर टोटल 50 आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। और जब आप इसे परचेज करोगे तो आपके पास नोट्स होंगे, और उन नोट से आप जो चैनल के ऊपर राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार पॉलिटी की जितनी क्लासेस हैं उनको देखकर, और वापस साथ साथ इन एमसीक्यू की क्लासेस को देखकर जो जो मॉडिफाइड चीजें मैं बता रही हूं उसे नोट करते जाइएगा। मेरा दावा है कि चाहे कितना ही टफ पेपर आए, आप क्वेश्चन पेपर में सरवाइव करेंगे। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के अंदर भी यही है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो परीक्षा तक है पूरी की पूरी। और ये वाली जो आपके सेकंड ग्रेड का भी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 50 क्या मिलेंगे? क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक। 2-1 टॉपिक हैं जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, क्योंकि उसमें असमंजस की स्थिति मेरे खुद के है, तो उसके लिए अभी 2-4 दिन का टाइम और लगेगा, फिर वो क्या हो जाएंगे? अपलोड हो जाएंगे। ठीक। तो इसको जरूर खरीदिएगा। इसमें भी पूरा का पूरा जो नया पैटर्न है उसी को देख के सारा काम किया गया है। और अगर आपको कॉम्बो चाहिए जिसके अंदर आपको स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों ही मिलेंगे, तो वो 200 टेस्ट की ये पूरी की पूरी शिक्षक भर्ती के फर्स्ट पेपर की है। और अगर आप रीट प्री परीक्षा अगले साल देंगे या आप रीट मेंस दे रहे हो तो फिर आपको 50 टेस्ट की जो है सामाजिक की, एसएसटी की क्या देखने को मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक। और ये टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो कस्टमाइज किए गए हैं, नए पैटर्न के अनुसार हैं, तो उसे जरूर से खरीदे। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ, और जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, और पहला क्वेश्चन पढ़ना है हमें, और अच्छे से क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा पेपर में। ये क्या करेगा? जरूर आएगा एकदम से। तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 300 कहता है कि भारत सरकार का नाम, भारत सरकार का नाम इंग्लिश में क्या होगा वो भी याद रखना है, और हिंदी में क्या होगा वो भी याद रखना है। इंग्लिश में होगा द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या होगा इंग्लिश में? द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। और हिंदी में क्या होगा? भारत संघ। क्या होगा हिंदी में? भारत संघ होगा।
और जब भी केस चलाने की बात आएगी, जब भी केस यानी कि आप कोर्ट में जाते हो और केस करते हो, जब भी केस चलाने की बात आएगी कोर्ट के अंदर, तो भारत संघ पर कोई केस लाया जा सकता है। भारत संघ नाम से ही इंडियन गवर्नमेंट पर, भारतीय सरकार पर कोई केस आप कर सकते हो। कोई केस क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। इसका उल्टा भी याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट भी भारत संघ नाम से ही दूसरे पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है। दूसरे पर क्या कर सकती है, केस। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है कि भाई जो भारत की सरकार है उसका नाम क्या होगा। ये भी संविधान में दे रखा है, कौन सा आर्टिकल में दे रखा है, 300 आर्टिकल में दे रखा है। और इंग्लिश में जो नाम है वो है द यूनियन ऑफ इंडिया, और जो हिंदी में नाम है वो है भारत संघ। अब इसका एप्लीकेशन भी समझो, क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको क्या समझ में रखना है कि जब भी केस की बात आए कोर्ट में, तो इंडियन गवर्नमेंट पर आप केस दायर करोगे तो नाम क्या लिखोगे, द यूनियन ऑफ इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत संघ हिंदी में। और भारत संघ भी खुद से किसी दूसरे व्यक्ति पर केस दायर कर सकता है, उस कंडीशन में भी वो भारत संघ के नाम पर ही जाएगा। ठीक, तो नोट डाउन करो, और सही आंसर क्या होगा, द यूनियन ऑफ इंडिया होगा। चले आगे, चलो अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या कीजिए, चुनाव कीजिए। तो अब देखो, संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अरे भाई, इतना गलत बात, प्रधानमंत्री में निहित ही नहीं है। हमने पढ़ा था 53 सब सेक्शन फर्स्ट। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मैडम रिकॉर्ड में मजा नहीं आ रहा, वापस लाइव आओ। लाइव जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डेड क्लास को भी लाइव की तरह कर देंगे आपके लिए। तो अब देखते देखते क्लास मुझे बताओ 53(1) कितना याद है आपको। और जब भी आप क्लास रिकॉर्ड देखते हो उस समय भी मैं प्रेजेंट रहती हूँ, और ये देखने के लिए कि मेरे जो स्टूडेंट जो इतने तन मन धन से शिक्षक लगना चाहते हैं 2025 में, वो मौजूद है या नहीं है। मॉनिटरिंग पूरी करती हूँ मैं, सुपरविजन पूरा करती हूँ, सब कुछ ध्यान रखती हूँ आपका। तो दुगने जोश के साथ जितना आपने प्री के अंदर मेहनत किया है, उतना ही मेहनत अब कीजिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और ये सीधी भर्ती है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको सीधा गवर्नमेंट का टिकट मिलेगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसी वक्त क्लास देखिए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और फिर आगे की तरफ क्या हो जाइए, फॉरवर्ड हो जाइए। तो देखो 53(1) हमने पढ़ा है। 53(1) क्या कहता है कि संघ सरकार की जितनी भी कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वो खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर लेगा। ठीक, 53(2) बहुत जल्दी याद रखना जरूरी है। 53(2) इसका भी मुझे आंसर दो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ये कह रहे हो कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है वो राष्ट्रपति में निहित है और यह शक्ति राष्ट्रपति की संसद के कानून के अधीन है, जो हमने कल क्वेश्चन किया था, भले ये जो रिकॉर्डेड क्लास है और मैंने पीछे के 2 क्लासेस दे दी हैं आपको, फिर भी मैं आपको उस पहली क्लास से, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से जोड़े रखूंगी प्रेजेंट क्लास तक। तब आपको सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो दिमाग में चलेंगे। और जैसा कि आप सब लोगों ने महसूस कर ही लिया है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजों वहां पे आपके दिमाग में क्या करती है, इको करती है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में क्या करेंगे, इको करेंगे। और एक भी क्वेश्चन आप उस समय चाहे कितनी प्रेशर की कंडीशन हो, गलत नहीं करोगे। अब देखो दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री की जो हमारे नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल भी याद रखना है, सीधा मॉडिफिकेशन आ सकता है, और उसमें आर्टिकल क्या याद रखना है, 75(1). 75(1) के तहत आपके पीएम की नियुक्ति कौन करता है, आपके प्यारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, आपके प्यारे राष्ट्रपति। तो ये मॉडिफाइड होकर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। स्टेटमेंट ट्रू है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में, सब सेक्शन सहित याद रखनी है। यहाँ पे भी मॉडिफाइड होकर सिंगल फैक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। 74(1), जो कि क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति को एड और एडवाइस के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहां लिखी गई है, 74(1) में लिखी हुई है। ये भी मॉडिफिकेशन आपको याद रखना है। फिर देखो, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री सदन के किसी सदन का सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो जरूरी नहीं आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो उस समय,
आप 6 महीने बाद भी सदस्यता को क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। सॉरी, 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर कभी भी आप क्या ले सकते हो, सदस्यता ले सकते हो। तो 4 स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट वाले सबको बाहर निकाल दो और आपके सामने बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और वो कौन सा है, सी। केवल 2, 3 और 4। ठीक, चलो आगे चले। हाँ, तीसरा क्वेश्चन जो है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगेन, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, अरे हमने तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में वोट किया था निर्वाचित। भले ही आप यहां से घोट के जाओ, रट के जाओ, चाहे मैं कितना बार ही बता दूं कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, लेकिन कहती हूं ना कि प्रेशर की कंडीशन, देखो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि यार एग्जाम में तुम इतना हल्का सा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन गलत कर रहा है, पर जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हो ना, उस समय दिमाग के तार जो हैं वो बड़े अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कंडीशन जो है वो प्रेशर कुकर वाली होती है। तो ये सब बातों पे ध्यान हटाइए। पर मैं आपको इस समय ये पेपर पैटर्न की क्लासेस देते समय पूरा ध्यान रखूंगी कि प्रेशर की कंडीशन में आपसे कहां कहां गलती हो सकती है वो पहले ही सिखाऊंगी। तो यहाँ पे निर्वाचित के साथ मत जाना, आपको याद रखना है, दिलो जान से हर वक्त कहना है कि हमारा पीएम जो है वो अपॉइंट होता है, हम अपने पीएम को नहीं चुनते। तो दिलो जान से दिन भर याद रखे कि मोदी जी नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित नहीं हुए हैं। वो सिर्फ एज अ एमएलए है ना, एज अ सांसद, एज अ लोकसभा के सांसद क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे तो वो क्या हुए हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए हैं। अब इस कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, याद रखना है 75(1। और बार बार मेरे साथ इस चीज को दोहराइए और देखिएगा क्लास के लास्ट तक आपको पिछली और इस क्लास की सारी बातें क्या रहेगी, याद रहेगी। और शाम के समय जब आप एक रफ पेज लेकर बैठेंगे, उसमें आपको ऑटोमेटिक दिमाग क्या देगा, सारी चीजें निकाल के देगा। और ये जरूर होगा, रीड के दौरान भी आपने देखा होगा और उससे पहले भी। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th नंबर। इससे मॉडिफाइड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताऊंगी, और वो जरूर बनेंगे, ठीक, क्योंकि आरपीएससी बहुत अच्छे खासे मूड में है। पूरा का पूरा हमें वो चाहती है कि हम बहुत डीप तक कट करें, और हम करेंगे डीप तक कट। आप और मैं मिलकर इतना डीप तक कट करेंगे कि चाहे एग्जामिनर कितने ही जुल्म कर ले, हम क्या करेंगे, उनको सबको बाहर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। कितनी गलत बात है, भारत का संविधान जो है वो आपको बताता ही नहीं है कि मंत्रियों की श्रेणियां क्या है। याद रखना, भारत का संविधान नहीं बताता मंत्रियों की श्रेणियां क्या है। तो फिर कौन बताता है भाई, तो आपको कौन बताता है कि मंत्रियों की श्रेणियां हैं, तो एक कानून बनाता है, एक कानून बनाता, वो कानून ही आपको बताता है कि मंत्रियों की श्रेणियां कौन कौन सी है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये दिमाग में फिक्स कर लो, आपको दिमाग में क्या फिक्स करना है कि भारत के संविधान में, किसमें, भारत के संविधान में आपके मंत्रियों की श्रेणियां नहीं लिखी गई है। तो ये कहां लिखी गई है, तो संसद के कानून में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, संसद के कानून में। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, यहीं पे मॉडिफाइड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज परचेज की है, उनके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नोट्स हैं, उनके आसपास ये सारी चीजें बॉक्स बना के या एक एडिशनल पेज डाल के लिख लें, और फिर उन्हीं का बार बार रिवीजन करें। मेरा दावा है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो अब देखो इससे मॉडिफाइड क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं, मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं वो संसद के कौन से कानून में बनी है, संसद के कौन से कानून में लिखी गई है। तो संसद ने एक कानून बनाया था, और वो कानून क्या था, मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन और भत्ते कानून। और ये कानून कब बनाया था उन्होंने, 1952 में बनाया था। इस 1952 के एक्ट के 2 सेक्शन, एक तो है सेक्शन 2 जिसमें मंत्री की परिभाषा लिखी गई है। क्या लिखी गई है, मंत्री की परिभाषा। और मंत्री की परिभाषा में क्या लिखा गया है, गौर से देखें। मंत्री की परिभाषा में ये लिखा गया है कि मंत्री जो होगा वो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य होगा, और इसमें उपमंत्री भी शामिल है, इसमें उपमंत्री भी शामिल है। दूसरा सेक्शन कौन सा है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 5 धारा 5। इसमें सत्कार भत्ते की बात की गई है, और लिखा गया है कि ये सत्कार भत्ता सभी प्रकार की मंत्रियों की श्रेणियां, जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, जिसके 2 भाग है, एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक है राज्य मंत्री और उप मंत्री की बात भी की गई है। तो हमें दिमाग में क्या रखना है, अब गौर से मेरा क्वेश्चन सुनना,
और गौर से मेरा क्वेश्चन सुनकर इसी वक्त चलती क्लास में क्या देना, आंसर देना। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान के अंदर मंत्रियों की श्रेणियां डिफाइन नहीं है। अब एग्जामिनर महोदय आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में से वह संसदीय कानून कौन सा है जिसमें मंत्री परिषद या मंत्रियों की जो है श्रेणियों का वर्गीकरण आपको प्राप्त होता है, तो आपको ऑप्शन में उस जगह पे टिक करना होगा जहां लिखा होगा मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट बना के दे दे कि मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 की कौन से सेक्शंस में लिखा हुआ है कि मंत्रियों की श्रेणियां होगी, तो सेक्शन 2 याद रखना जिसमें लिखा हुआ है कि मंत्री का मतलब है मंत्री परिषद का सदस्य और उसमें उप मंत्री भी शामिल है। और सेक्शन 5 को भी याद रखना जिसमें सत्कार भत्ते की बात की गई है और 3 श्रेणियां बताई गई है। कैबिनेट राज्य मंत्री 2 प्रकार के होंगे, एक स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे, एक सिंपल होंगे, और लास्ट में क्या होंगे, उप मंत्री होंगे। ठीक, तो गलती नहीं करोगे। आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट करते हैं। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, और नया आर्टिकल ऐड किया गया था 75(1)A, उसी में ये बात क्या करी है, आपको लिख के दी है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो सिर्फ एक कथन सही है और वो कौन सा है, 2। तो सही आंसर क्या होगा, केवल 2 होगा। क्लियर, चलो। हाँ, उससे पहले मुझे थोड़ी बात बता दो, मुझे 53 फर्स्ट, मुझे 53 सेकंड, और मुझे बता दो 74 1, मुझे बता दो 75 सब सेक्शन 1, और फिर मुझे बता दो आप लोग मंत्रियों के वेतन भत्ते वाला नियम, मंत्रियों के वेतन भत्ते वाला नियम, वेतन भत्ते वाला नियम। और इसी के साथ ये बता दो कि आपको अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि भाई राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाएंगे तब कौन सा देश लिखोगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधान, इस समय आप कौन से देश के साथ जाएंगे, ये सारी चीजें मुझे छोटा छोटा करके लिख के दीजिए। भले ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से देखती रहूंगी, आपकी पूरी मॉनिटरिंग करती रहूंगी। ये सारी चीजें मुझे अभी क्या चाहिए, आंसर में चाहिए। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट में शामिल होते हैं। कैबिनेट में कौन शामिल होता है, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो सिंपल केवल कैबिनेट मंत्री, कैसे मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, 5th नंबर इजी है। आगे चलते हैं। अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 6th नंबर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और वो कहां हुआ है, 352 में हुआ है। मंत्रिमंडल का मतलब इंग्लिश में क्या है, कैबिनेट है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल संविधान में एक ही बार हुआ है और वो कौन सा आर्टिकल है, वो आपके आर्टिकल है 352 है। कौन सा आर्टिकल है आपका, 352 आर्टिकल है। अब यही के साथ कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन मैं आपको डिजाइन करके दे रही हूं और उसके मुझे करेक्ट आंसर आपसे चाहिए। पहला स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, आपको मुझे ट्रू फॉल्स बताने होंगे। अब अगर आपको पेपर में दिया जाए कि मंत्रियों की श्रेणियां, संसद की विधि, संसदीय विधि मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1955 में लिखे गए हैं, में वर्णित की गई है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, जल्दी से बता देना। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको ये दिया जाए कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मंत्री से तात्पर्य मंत्री परिषद के सदस्य से है, जिसमें केवल कैबिनेट शामिल है, जिसमें
केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स, ये भी मुझे अभी बता दीजिएगा। मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का, और अब मैं आपको आंसर बता रही हूं, और ऐसे ही मॉडिफाइड होकर मुझे पूरा भरोसा है या तो ये आपको सेकंड ग्रेड में दिखेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के पेपर के लेवल बड़े अच्छे हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी देख को मिल सकता है, या अन्य भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो, आगामी ईओआरओ का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, पीएसआई का एग्जाम है, या आप किसी भी पटवारी वीडियो लेवल की तैयारी कर रहे हो, और अगर भारत में कहीं पर भी पढ़ रहे हो और ये सेक्शन लगता है, तो किसी भी पीएससी में ये क्वेश्चंस आपको क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? या 1955 नहीं होगा या 1952 होगा। और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे केवल कैबिनेट मंत्री नहीं है, सदस्य से है, जिसमें उप मंत्री भी शामिल है, जिसमें उप मंत्री भी शामिल है, उप मंत्री भी शामिल है। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूं। हाँ, अब देखो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघ सरकार के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सरकार के एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर पकड़ते हैं कि क्या ये सही है या गलत। अब यहाँ पे एक समिति दी गई है, कौन सी समिति है? अयंगर समिति है, ठीक है। अयंगर समिति जो है, अब मैंने आपको संविधान सभा बढ़ाई है, तो बताइए क्या संविधान सभा में एन गोपाला स्वामी अयंगर जो थे वो मौजूद थे या नहीं, ये बताइए। अब अयंगर समिति ने क्या कहा कि अगर आपको प्रशासनिक सुधार करना है तो आपको मंत्री और सचिव को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से उस जगह पर नॉमिनेट करना चाहिए, ठीक। तो अब देखते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर ने क्या कहा। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रशासनिक सुधार के विषय में नॉमिनेशन की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मंत्रियों के तो बनाइए ब्यूरो, मंत्रियों के समूह बनाइए, और जितने भी सचिव हैं उनके लिए कार्मिक व्यवस्था कीजिए, O&M की, ऑर्गेनाइजेशन और मेथड की क्या कीजिए? व्यवस्था कीजिए। तो ये पूर्णतः नामित चीज जो है वो क्या है? गलत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लीग से हटके क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि जो अयंगर कमेटी है, कौन सी कमेटी है? अयंगर कमेटी है। अयंगर कमेटी आपके 1950 में बनती है, और ये कहती है कि अगर केंद्र सरकार की मशीनरी को ढंग से काम करवाना है तो दो काम करने होंगे। पहला कि मंत्रियों के ग्रुप बनाओ, सारे के सारे मंत्रियों का ब्यूरो बनाओ, जहां वो एक साथ बैठ के बातचीत कर सके, ताकि हिंड्रेंस जो है, जो कार्यों में देरी है, जो विवादास्पद चीजें हैं वो जल्दी से सुलझ जाए। और जितने भी सचिव हैं उनका O&M मेथड अपनाया जाए, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मेथड क्या किया जाए? फिक्स किया जाए। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्णतः नामित, जो कि पूरी तरीके से क्या है? गलत है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ, नोट डाउन रखना आगे के क्वेश्चंस के लिए कि 1950 में क्या बनती है? आपकी अयंगर समिति बनती है। क्यों बनती है अयंगर समिति? क्योंकि केंद्र सरकार की मशीनरी को क्या करना होता है? रीऑर्गेनाइज करना होता है। केंद्र सरकार की मशीनरी में कुछ क्या करने होते हैं? पुनर्गठन का काम करना होता है। अब इस पुनर्गठन के लिए वो कहते हैं दो काम करो, जो भी देरी हो रही है उसके लिए मंत्रियों का क्या बना दो? ब्यूरो बना दो। ब्यूरो का मतलब यहाँ क्या है? समूह है। और जितने भी सचिव हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी क्या हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए एक विभाग बना दो। उनके लिए क्या कर दो? एक विभाग बना दो। और उस विभाग को क्या बोलो? O&M विभाग। कौन सा विभाग बोलो? उन्हें O&M विभाग लगा दो, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है। तो पूर्णतः नामित तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब आपको दिख ही रहा है। अगला पढ़ते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। बिल्कुल फर्स्ट ARC 1966 मोरारजी देसाई सरकार के समय बनी थी। इन्होंने भी केंद्र सरकार की मशीनरी को सुधारने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए अपने तरीके से सुझाव दिए थे, और इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट सुझाव दिया था। और वो क्या कहा था कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। बिल्कुल कार्मिक विभाग का गठन किया गया, और इस कार्मिक विभाग को आगे कैबिनेट सेक्रेटरीट के तौर पर क्या किया गया है? ट्रीट किया गया है, ठीक। और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। बिल्कुल सही बात है।
1970 में इन्होंने क्या किया, कार्मिक विभाग का गठन किया और इस कार्मिक विभाग को एज अ कैबिनेट सचिवालय ट्रीट किया गया और इसे सीधे प्रधानमंत्री के प्रभार में क्या करा गया, रखा गया। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। क्लियर, आगे चले, चलो। हाँ, अब देखो 8th नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है। क्या कैबिनेट सचिव इतना पावरफुल हो सकता है? अगर आपको इस समय कॉमन सेंस भी आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि भाई कैबिनेट सचिव की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो, या इतनी ताकत हो सकती है कि वो पीएम द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन करा दे। ये तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है प्रैक्टिकली तौर पे। तो प्रैक्टिकली तौर पे भी ये गलत है और तथ्यात्मक तौर पर भी ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के लिए बने हुए हैं कार्य संचालन नियम, भारत सरकार के लिए बने हैं कार्य संचालन नियम, और उन कार्य संचालन नियम कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो है, ध्यान रखना इस पे मॉडिफाइड सिंगल क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी बताऊंगी, इस पे मॉडिफाइड सिंगल क्वेश्चन आएगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। और उस समय हमें पछतावा नहीं होना चाहिए क्योंकि आरपीएससी ने हमें बता दिया है कि देखो डीपर कट जाना पड़ेगा, आपको अंदर तक जाना होगा, अच्छे से समझ के आना होगा। अब सिर्फ रट्टू तोते लोग जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा क्रीम जो मटेरियल है वो चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो मैं ये बता रही हूँ वैसे ही आगे बढ़ना है। तो अब मेरी बात को आप लोगों को क्या सुनना है, बहुत आसान आराम से सुनना है। कार्य संचालन नियम 1961 है, इन्हें ध्यान रखना है। इनके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो पीएम की सलाह पर, किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर क्या सृजन, किसका सृजन करता है? सृजन का मतलब बनाना, क्या बनाता है वो बनाता है मंत्रालय और विभाग। अब ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? सीधा दो तरीके से। पहला कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन नियमों के अनुसार भारत सरकार में मंत्रालयों का सृजन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है? तो उस समय याद रखना है कार्य संचालन नियम 1961। और अगर इस प्रकार पूछ ले कि कार्य संचालन नियम 1961 के तहत किसकी सलाह पर कौन मंत्रालयों के विभागों का या मंत्रालयों का सृजन करता है, तो कौन सृजन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। दूसरा देखिए, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये बात भी कहां लिखी हुई है? कार्य संचालन नियम में लिखी गई है। कार्य संचालन नियम 1961 में ये बात भी लिखी गई है। 1961 में ये बात भी लिखी गई है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। तो अब ऑप्शन देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि केवल बी। ठीक, अब आपको ये भी बताएंगे कि संविधान के कौन से आर्टिकल, राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल से ये कार्य संचालन नियम निकले हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे है। सीरीज इसी प्रकार से तय की है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, बस आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकती हूँ, याद करने का, समझाने का तरीका बता सकती हूँ, दिमाग को खोल सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर से ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा होगा? आप कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ही क्लास को समय पे देखना है, समय पे रिवाइज करना है। कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछना है। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करें। मैं बराबर आप लोगों का ध्यान रख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आपके इन्हीं इमोशंस की वजह से मैंने वापस से क्या किया है, अच्छी तैयारी करके आपके सामने आई हूँ तकरीबन लंबी छुट्टी के बाद, क्योंकि चाहिए भी थी। इतना रीड का प्रेशर था, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, तो इसीलिए ये आपके इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हुआ है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि मुझसे ज्यादा मेहनत आपने करनी है। तो आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। अब देखो 9 है ना, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब बताओ पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? पहला स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि संविधान में एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है भाई? 77 और उसका भी फर्स्ट पार्ट 77 एक यही कहता है कि जो राष्ट्रपति है ना,
वो हमारा कार्यपालिका अध्यक्ष है। अब इसी के पास अधिकार है कि वो भारत सरकार जो है, जो भारत सरकार है उसके काम ज्यादा है, उसके काम ज्यादा भी है, उसके काम ज्यादा भी है, और उसके काम को आसान करने के लिए, उसके काम को आसान करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो मंत्रियों को काम दे सकता है। काम क्या कर सकता है, आवंटन बांट सकता है, प्लस इसके लिए क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। क्या ऐसे नियम बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल बनाए हैं संसद ने। क्या नाम है उस नियम का? उस नियम का नाम है आपके कार्य संचालन नियम। कार्य संचालन नियम, ईयर भी याद रखना है, ईयर कौन सा है, 1961 है। और यही पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए हैं, यही हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो आपको संविधान का अनुच्छेद और उससे डराइव हुआ एक नियम 1961, दोनों को क्या रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। गलत बात। सारी की सारी जब कार्यपालक कार्यवाही आई है तो वो प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होगी, वो किसके नाम पे होगी, राष्ट्रपति के नाम पे होगी। नीचे किसके साइन होंगे, राष्ट्रपति के साइन होंगे। और ये बात लिखी हुई है 77 के सब सेक्शन 3 में। अब क्वेश्चन के लिए याद रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णित है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी। तो उस समय 53(1) मत करके आ जाना। ऑप्शन 2 मिलेंगे, 53(1) और 77(3). पहला ही ऑप्शन मिलेगा 53(1), लेकिन 53(1) के साथ जाना नहीं है, जाना किसके साथ है, 77(3) के साथ जाना है। और मैं कल वापस रिवीजन में पूछूंगी। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं आपकी कल वाली क्लास ऑन एयर हुई, प्रीमियर पे चली, तो एक स्टूडेंट है जिनका नाम देवेंद्र यादव जी है, उन्होंने मुझे सटीक बताया 239 क 5, जिसके तहत दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाला सीन था। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई थी, मैंने उन्हें थैंक यू भी लिखा था। और जब आप लोग ऐसे मुझे लिख के देते हो ना कि देखो मैम ये कल की क्लास का होमवर्क जो आपने बताया ये रिपीट कर दिया, अब हम नई क्लास देख रहे हैं, इससे मुझे तो क्या फायदा होगा, आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हर वक्त चीजें दिमाग में क्या चलती रहेंगी, घूमती रहेगी, और इसी वजह से आप अलर्ट रहेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। ठीक, तो कौन से स्टेटमेंट सही हुए भाई, तो केवल एक स्टेटमेंट, यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा है तो आपका केवल एक स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि सीधे बताओ कि वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो एक साथ बताता है, एक साथ दो चीज बताता है। क्या बताता है, एक साथ दो चीज, कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा और प्रधानमंत्री को पद से कौन हटा सकता है। पदच्युति का मतलब कि उसे पद से कैसे हटाना जा सकता है, कौन उसे पद से हटाया जाता है। ठीक, तो ये एक साथ कहां लिखी गई है, 74(1) में लिखी गई है। मैंने कहा था दिलोजान से याद कर लो कि हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और जब हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो राष्ट्रपति ही उसे हटा सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा में क्या ना प्राप्त हो, बहुमत ना प्राप्त हो, ये शर्त है पीछे। ठीक, तो कहां लिखा गया है, सिंपल सी बात है, कहां लिखा गया है, 10th नंबर क्वेश्चन का अब तो आंसर दे दो। ये कहां लिखा गया है आपके 75, जल्दी में गलती हो गई, 75 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, 75 सबसेक्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, 75 सबसेक्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, डी, 75(1). प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। ठीक, और राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति ही उसे क्या कर सकता है, हटा सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा में क्या न प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त ना हो। फिर देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय प्रधानमंत्री भारत का, ये भारतीय नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो देखो बहुत सिंपल है, लोकसभा से भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। अब मैं नियुक्त शब्द का ही इस्तेमाल करूंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे, नियुक्त। राज्यसभा से भी क्या बन सकते हो आप, पीएम नियुक्त हो सकते हो। अब लोकसभा के अंदर सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के अंदर सदस्य बनने के लिए आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष, 25 ईयर्स। और राज्यसभा में बनने के लिए कितनी दे रखी है, राज्यसभा में बनने के लिए कितनी दे रखी है, आपके 30 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 वर्ष।
अगर आप राज्यसभा में सदस्य बनते हो तो कितनी आयु चाहिए आपको, 30 वर्ष चाहिए। तो अब ऑटोमेटिकली हो गया कि मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स। कितनी चाहिए, 25 ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। पढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, पढ़ लिया अभी। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ये तो पूरी तरीके से गलत है। राष्ट्रपति परामर्श करता है प्रधानमंत्री से, ये तो गलत है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करेगा। यही सही है, यही अब तक सही है। अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, बिल्कुल ही गलत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पावर होती है अपनी टीम बनाने की। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जस्ट कॉमन सेंस लगाना है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लगा के आपको क्या किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने माह बाद, 6 माह बाद। अगर 6 माह के अंदर अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आगे चले, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, भारत की संसद के संबंध में संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल, संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यही आंसर लग रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ है। ये मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। निम्न सदन तक सीमित नहीं है। निम्न सदन मतलब लोकसभा तक सीमित नहीं है। आप चाहो तो उच्च सदन से भी हो सकते हो, उच्च सदन से भी हो सकते हो, मतलब राज्यसभा से भी हो सकते हो, और आप किसी सदन के सदस्य भी नहीं हो सकते। आप किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं हो सकते। ओ माय गॉड, सारा ही मिट गया। चलो फिर से बताती हूँ, ये गड़बड़ क्यों है स्टेटमेंट। ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल में है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन का हो। निम्न सदन यानी कि लोकसभा, वो उच्च सदन से भी हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं, उच्च सदन से भी हो सकते हैं, और किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी हो सकते हैं। बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। बस शर्त क्या है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या लेनी होगी, किसी भी सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। तो भाई हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई सी जो ऑप्शन है वो हमारी संसद के संबंध में जो है वो गलत है। तो क्या आंसर होगा, सी। 4th भी पढ़ लेते हैं, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन भी जो है, 14 का डी जो है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले, चलो। हाँ, 15, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 53 याद आ रहा है, 53। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो देखो, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है। तो लॉजिक सीख लो। अब एग्जाम में ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन के सही होने, किसी भी आंसर के सही होने या किसी भी आंसर के गलत होने के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। और इस बार मैं आपको पूरे लॉजिक क्या कर रही हूँ, साथ में ही दे रही हूँ। ठीक, तो ऐसा क्यों है भाई, तो ऐसा इसलिए है 75(3) के कारण है, जिसमें क्या लिखी गई है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कही गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व। अब इस बार इस सामूहिक उत्तरदायित्व का नाम बदलेगा, इसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूं। इसका मॉडिफिकेशन होगा और आपको इस बार ये पूछेंगे कि 75(3) के तहत उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है या नहीं, क्योंकि सामुदायिक उत्तरदायित्व का दूसरा नाम क्या है, उत्तरदायी शासन है, पर्यायवाची, ऐसा समझ लो। तो आपको ध्यान रखना है 75(3) जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व है या जिसे उत्तरदायी शासन भी कहते हैं, इसके तहत लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद जो है वो जिम्मेवार होगी। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का सदस्य है, इसलिए ये चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तो कोई दिक्कत नहीं, 75-3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि 75-3 के तहत जो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो आपका क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, या जिसे अब हम और क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उत्तरदायी शासन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, उत्तरदायी शासन कहते हैं। ये तभी लागू होगा, ये तभी लागू होगा जब लोकसभा का विघटन नहीं होगा, जब लोकसभा का क्या ना हो, विघटन नहीं हो, विघटन नहीं हो। देखो अभी एग्जामिनर का जो मूड है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान रखना है कि यही जो क्वेश्चन है इसको कितना टफ बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को कितना टफ बनाया जा सकता है इसको भी समझो। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 75-3 के तहत, 75-3 के तहत उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन लागू रहेगा। अब 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। पहला, जब तक लोकसभा विघटित ना हो, जब तक लोकसभा विघटित ना हो। बी, जब लोकसभा विघटित हो, जब लोकसभा विघटित हो। सी, जब संसद विघटित हो, जब संसद विघटित ना हो, विघटित ना हो। अब देखो इस कंडीशन में क्या करोगे आंसर, तो ध्यान रखना है कि जब तक लोकसभा विघटित नहीं हो, यानी कि जब तक लोकसभा मौजूद है, जब तक लोकसभा है तभी 75-3 का अस्तित्व है। अगर लोकसभा नहीं है, लोकसभा विघटित हो चुकी है, तो 75-3 का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उस केस में नया प्रधानमंत्री और नई मंत्रिपरिषद आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको जल्द ही पेपर में क्या करेगा, देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे श्योर हूं एकदम। तो मैंने बता भी दिया है कि ये किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है और टफ कैसे बनाया जाएगा। लोकसभा का विघटन नहीं हो, ये बात लिखी गई है 85 में, जो हम कल पढ़ रहे थे। 85 के अंदर लिखी हुई है 85 सबसेक्शन 2 का ख, कि भाई लोकसभा का विघटन जो है वो कौन कर सकता है, या लोकसभा विघटित नहीं होती, या लोकसभा के विघटन के बारे में सारी बात 85(2) ख में लिखी हुई है। तो ये भी बात सारी की सारी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो क्लियर, आगे चले। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब इजी हो गया। 75(3) क्या है, ये 75(3) है, जिसमें क्या लिखा गया है कि लोकसभा होनी जरूरी है। उसमें ये एक संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि अनुच्छेद संविधान का है, और ये किसके प्रति होंगे, लोकसभा के प्रति होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और साथ में मॉडिफाइड रूप में क्या ध्यान रखना है कि 75(3) तभी लागू होगा, 75(3) तभी लागू होगा जब 85 सबसेक्शन 2 का ख के तहत लोकसभा विघटित नहीं होगी, मतलब लोकसभा जिंदा होगी, विघटित नहीं होगी। ध्यान रखना यार, गलत नहीं करके आना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो मेरा दिल टूट जाता है, ठीक है, दिल को नहीं तोड़ना। आगे चलते हैं, क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हो चुका है। अब मैंने बहुत नियत से पढ़ाया है और बहुत ही भगवान को याद कर करके पढ़ाया है। तो अगर मैं आपसे मिली नहीं हूँ और कुछ भी हो, आप मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन हो तो मेरे स्टूडेंट ना, तो इस वजह से अगर कुछ गलती हो जाए तो ऐसे आप क्वेश्चन गलत कर दो तो ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन गलत हो गया, जिंदगी टिकी है इस पे, तो इसीलिए बार बार ये बात बोली जाती है। अब चलो बातें नहीं करते ज्यादा, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। भाई अब मुझे वो प्रसाद पर्यंत पीओपी वाली पूरी लिस्ट पता है ना, और आपको भी पता है, तो जल्दी से बताओ। जो मैंने आपको पीओपी की लिस्ट दी थी जिसमें सब लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, उसमें 239 का 5 था, उसके अंदर 75(3) भी था, उसके अंदर 310 भी था, उसमें 76 महान्यायवादी भी था। और मैंने कहा था कि अब आपको ये जरूर से क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसने पूछा है कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, केवल एक। ठीक, आगे चले।
चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी। गलत बात। 75-3 का सीधा रिश्ता नाता सिर्फ और सिर्फ किससे है? लोकसभा से है। तो लो देखो, लोकसभा को दिल दे दिया मंत्री परिषद का, है ना। जब तक है जान ना, जब तक लोकसभा में जान है तब तक उत्तरदायित्व है, याद रखो। जब तक है जान पिक्चर देखिए, क्या शाहरुख खान है उसके अंदर, है ना, किंग खान, रोमांस के किंग। तो जब तक है जान लोकसभा में तब तक जो मंत्री परिषद का दिल है, वो उत्तरदायित्व जो है वो वही रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र है। बिल्कुल सही है, बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, कथन गलत है। और कारण क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, तो जब तक है जान वाला डायलॉग याद रखना। हाँ, अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति, अरे बाबा संसद नहीं भाई, फिर कहा जब तक है जान लोकसभा। दिल बनाओ लोकसभा के सामने, फिर उसके सामने लिख दो यार, सुंदर सा दिल बनाते हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी। फिर इसके सामने लिख देते हैं 75-3 और COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंपल। अब देखो, संघीय मंत्री यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है यार। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल करेगा। आर्टिकल 78, है ना, डाकिए को डाक पहुंचानी बड़ी जरूरी है। राष्ट्रपति को हर छोटी छोटी बात की सूचना जाके किसे देनी है? प्रधानमंत्री को देनी है। अगर संसद में कुछ भी छोटा सा काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखेगा, फोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, स्नैप करेगा, इंस्टाग्राम करेगा, फेसबुक करेगा, चाहे कुछ भी करे, जाके राष्ट्रपति को बताए कि हम ये काम कर रहे हैं। तो सूचना देना जो है वो कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति को संसद से रिलेटेड या भारत के प्रशासन से रिलेटेड वो कुछ भी कर रहे हैं। तो 78, है ना। आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी व्हाट्सएप कर देते होंगे राष्ट्रपति जी को कि देखो आज ये विधेयक पारित किया, आज वो किया। टेलीफोन भी कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं। तो ये है। तो सही कौन से सही है? सेकंड एंड थर्ड। तो बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। मजा आ रहा है ना। और ऐसे करते करते सब कुछ अच्छे से करेंगे इस बार। हमेशा से ही करते हैं, पर अब पेपर के बदलते दौर को देखते हुए बड़ी मेहनत मैंने भी करनी है और आपने भी करनी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के डैश के अधीन रहकर काम करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? तो बहुत सिंपल, विधायिका के अधीन रहकर क्या करती है? काम करती है। आगे चले। हाँ, फिर से एक बार पुनः आपको जानकारी दी जा रही है कि बदलते दौर में जो पेपर के पैटर्न इतने बदल चुके हैं, उसके हिसाब से अभी आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो जल्दी से फर्स्ट ग्रेड की जीके की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज को क्या कीजिए? खरीदिए। उसमें आपको नोट्स और PDF क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम है और उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे और इसमें भी आपको क्या मिलेगा? नोट्स और PDF फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं फाउंडेशन की, क्योंकि अभी जो RPSC के एग्जाम है उसमें आप सिर्फ 3 महीने की तैयारी से एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो अगर आप अपने फाउंडेशन को अच्छा करना चाहते हैं और पहले से तैयारी करके सीधा एग्जाम फोड़ना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षक भर्ती को समर्पित जो फर्स्ट पेपर की जीके की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 200 टेस्ट है, उसको परचेज कीजिए, जिसमें आपको स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीड के हिसाब से सारा मैटर मिलेगा। और ये जो फ्यूचर रीटियंस हैं, जो फ्यूचर में रीट को अच्छे से फोड़ना चाहते हैं सामाजिक वाले क्षेत्र में, ये उनके लिए है। तो जल्दी से क्या कीजिएगा? परचेज कीजिएगा और फिर आ जाइएगा क्लास में। हाँ, अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, अपने त्याग पत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और समझ पर आधारित है। किस पर आधारित है? समझ पर आधारित है। अब पहले इस क्वेश्चन को समझो। वो क्या कह रहा है कि एक मंत्री है ना, एक मंत्री परिषद का एक मंत्री जो है वो क्या दे रहा है? रेजिग्नेशन, त्याग पत्र दे रहा है। अब वो त्याग पत्र क्यों दे रहा है, इसका वो कारण बताना चाह रहा है। और कारण कहाँ बताना चाह रहा है? लोकसभा में। तो उसे किसकी परमिशन चाहिएगी? अब बताओ, लोकसभा का बागड़ बिल्ला कौन? कौन लोकसभा में बोलता है मैं नहीं हूं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते? तो बेसिकली वो बागड़ बिल्ला हुआ। तो लोकसभा का बागड़ बिल्ला कौन होता है? उसका स्पीकर। तो स्पीकर के अनुमति के बाद ही एक मंत्री जो है वो सामने आएगा और बताएगा कि भाई वो क्या कारण है जिसकी वजह से मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। सिंपल। आगे चले।
कोई दिक्कत नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट बात। अब अविश्वास प्रस्ताव पर हमें बड़ी बातें करनी है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। भारत के अंदर किसी भी संविधान के अंदर आपके जो अविश्वास प्रस्ताव है उससे संबंधित कोई आर्टिकल नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना। पहली बात ध्यान रखना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में, कॉन्स्टी वर्ड जो है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों ने कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा करके कॉन्स्टी कर दिया है। तो उन लोगों को जब भी बोलना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो बोलते हैं इंडिया कॉन्स्टी। तो हम तो पूरा बोलेंगे भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई अनुच्छेद नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो। तो फिर भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या अस्तित्व है? फिर इसके अस्तित्व पे प्रश्न। तो कहते हैं कि आप अनुच्छेद 118 को देखो। अनुच्छेद 118 में एक बात कही है कि संसद जो है, संसद के अंदर अगर कुछ काम करने हैं, संसद के अंदर अगर क्या करने हैं, कुछ काम करने हैं। गौर से सुनना कि संसद के अंदर अगर कुछ काम करने हैं, कुछ काम करने हैं और कुछ प्रक्रियाएं करनी है, कुछ काम करने हैं, कुछ प्रक्रियाएं करनी है, तो संसद स्वयं उसके लिए क्या कर सकती है? संसद स्वयं उसके लिए क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। संसद स्वयं उसके लिए क्या बना सकती है? नियम। तो इसी के आधार पर जो है लोकसभा के अंदर, इसी के आधार पर संसद के एक सदन जो कि है लोकसभा, उसने अपने लिए कार्य संचालन नियम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? काम करने के लिए नियम बनाए हैं। इन्हीं कार्य संचालन नियम नंबर 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे मैं एनसीएम लिख रही हूं, उसका क्या है? वर्णन है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य संचालन नियम, कौन सा नंबर कार्य संचालन नियम है लोकसभा का? तो 198 नंबर है। कौन सा है? 198 नंबर। कार्य संचालन नियम बनाने के लिए क्या संसद को पावर है? बिल्कुल है। कौन सा अनुच्छेद के तहत है? 118। 118 साफ कहता है कि संसद का प्रत्येक सदन, गौर से सुनना, संसद का प्रत्येक सदन अपने लिए काम करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं उसे तय करनी है उसके लिए नियम बना सकता है, और लोकसभा ने बनाई है। उसका नियम नंबर 198 है जो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी की सारी विश्वास की या अविश्वास की कहानी जो है वो लोकसभा से जुड़ी हुई है। तो केवल सही कथन बताना है हमें, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली बी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप अच्छे से क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चले, चलो। हाँ, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसे बहुत अच्छे से देखना है आपको। हाँ, अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 15 अगस्त 2023 तक 28 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब तक 28 अविश्वास आए हैं। कितने आए हैं? 28 अविश्वास आए हैं। ठीक। और विश्वास कितने आए हैं? 11। अब गौर से मेरी बात सुनना, सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कार्य संचालन नियम किसके भाई? लोकसभा के। कितने नंबर नियम? 198। किसकी बात करता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये कभी भी एक मंत्री के खिलाफ नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी किसके खिलाफ आएगा? मंत्री परिषद, पलटन के खिलाफ आएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केवल लोकसभा में आ सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको लाने के लिए आपको लोकसभा की अनुमति चाहिए। लोकसभा की अनुमति चाहिए भाई, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की नहीं। यही स्टेटमेंट इस बार पेपर में देखने को मिलेगा। 100% अनुमति जो है वो लोकसभा देती है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। और ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है तो 50 लोग ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, और जैसे ही 50 लोग ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह देता है कि लोकसभा ने कह दिया है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए।
ठीक, तो याद रखना कितने सदस्य हाथ खड़े करते हैं, मिनिमम 50 सदस्य क्या करते हैं, हाथ खड़े करते हैं, और इसी के साथ अनुमति मिल जाती है। दूसरी चीज के नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों का कारण बताना कभी भी जरूरी नहीं होता, कभी भी इसका कारण बताना क्या नहीं होता, जरूरी नहीं होता। ठीक, ये अपने आप में कारण है। फिर देखो, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावनाओं का सामना किया है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। हर एक साल उन्होंने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा क्या देखे हैं अपने लिए, अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। और सर्वाधिक बार अगर पूछे तो 15 बार आया है इंदिरा गांधी के खिलाफ, इन्होंने हर प्रतिवर्ष देखे हैं। और सबसे ज्यादा बार किसके टाइम आया है अविश्वास प्रस्ताव, वो इंदिरा गांधी है, 15 टाइम्स। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। देखो यही बना हुआ है स्टेटमेंट। अब स्पीकर को नहीं देनी होती है सूचना, उसको स्पीकर को सूचना नहीं देनी होती है। किसको सूचना नहीं देनी होती है, स्पीकर को सूचना नहीं देनी होती है। सी स्टेटमेंट भी है जो क्या है आपका गलत है। और मैंने अभी आपको कहा था, और इसी क्वेश्चन में ये बना हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां रखा जा सकता है, आपका लोकसभा में ही रखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो अच्छे से ध्यान रखना, अगली बार फिर से रिपीट होकर आपके सामने मौजूद हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। हाँ, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है, सही स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, तो पहला ही आंसर हो गया। फिर भी सारे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करना, बिल्कुल सही। अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी सही है, पर पहला जो है वो गलत है, इसीलिए यही होगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता। आगे चलते हैं। हाँ, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था और बाद में रक्षा मंत्री बना, तो ये है कैलाशनाथ काटजू। सीधा फैक्ट है, ये क्या है आपका, सीधा फैक्ट है, और इसीलिए सीधा फैक्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलो। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो सीधा याद रखना है आर.के. षणमुख शेट्टी, ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, सीधा फैक्ट है, याद रखना है। फिर देखो, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था, बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन अंतरिम सरकार पूछ ले, वो रीट के टाइम भी बताया था, अंतरिम सरकार पूछ ले, यानी कि 1946 वाले टाइम पूछ ले, तब जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उस समय कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका, किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो देखो, जगजीवन राम हमेशा से श्रम मंत्री रहे, 1946 में भी और 1947 में भी, तो इनका तो चेंज नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद 1946 और 47 दोनों ही टाइम क्या रहे, कृषि मंत्री रहे, तो इनका भी नहीं चेंज हुआ। भाभा का चेंज हुआ, 47 में वो वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, और 46 में उनके पास था खान और विद्युत। क्या था, खान और विद्युत था। तो चेंज किसका हुआ है, भाभा का चेंज हुआ है। सरदार बलदेव सिंह के पास, चूंकि इनके पास बल है ना, तो 46 47 दोनों ही टाइम इनके पास क्या थी, रक्षा। तो केवल 3 जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा, ओनली 3। क्लियर, सारी डिटेल्स को अच्छे से याद करना, अगली क्लास में रिपीट करना। 29 सिंपल है, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। आपको विभिन्न प्रधानमंत्रियों को क्या करना होगा, मैच द फॉलोइंग। तो देखो, देवगौड़ा है 1991 तक, ए में 3 होगा। चंद्रशेखर जी जो हैं वो कब से कब तक है आपके, 1997 से 1998 तक। तो बी में 5th अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं आपके 89 के 90 के दौर में। इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं आपके 1999 से। ये गड़बड़ है क्वेश्चन में, रुकना इस क्वेश्चन पे, इसको कल वापस देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे अभी। एक क्वेश्चन ऐसा निकल ही जाता है चेक करने के बावजूद। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है।
कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री हुआ है? तो सब है, जवाहरलाल नेहरू भी एक से ज्यादा टाइम, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और गुजारी लाल नंदा भी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सभी। तो चलो आज की हमारी क्लास पूरी हुई। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक इन तीनों क्लासेस का अच्छे से रिवीजन करना और नेक्स्ट क्लास में मुझे सारा का सारा बताना। और मैं फिर कह रही हूँ, फिर से आप सभी लोगों से विनती कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस चैनल को शेयर कीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों की और अन्य भर्तियों की, राजस्थान की और राजस्थान से बाहर की भी। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे प्रोग्राम आपके लिए ला सकें, आपके लिए डिजाइन कोर्सेज ला सकें, जिनको अगर सेपरेटली पढ़ना है, ऐप में पढ़ना है, वो भी सब काम कर सके। तो प्लीज ये विनती है आपकी प्यारी सी मैम की आपसे कि आप हमें आगे बढ़ाने में क्या कीजिए, पूरी की पूरी मदद कीजिए। अब मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय।